आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेशनल इनकम का सेकंड पार्ट। तो बच्चों, नेशनल इनकम को एक पार्ट में तो मैं बनाने नहीं जा रहा हूँ, कई सारे पार्ट में, लगभग 3 पार्ट मान के चलो, 3 पार्ट में नेशनल इनकम में खत्म करने जा रहा हूँ। पहला पार्ट तो बन चुका है, दूसरा पार्ट ये है, और अगला पार्ट जिसमें बस न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे वो अगले पार्ट में आपको पढ़ाया जाएगा। फिलहाल नेशनल इनकम क्या होता था ये आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा गया है। नेशनल इनकम क्या होता है बच्चा? नेशनल इनकम इज अ सम टोटल ऑफ प्रोडक्ट, सम टोटल ऑफ फैक्टर, सम टोटल ऑफ बच्चा फैक्टर इनकम अर्न बाय अ नॉर्मल रेसिडेंट। कौन बच्चा? नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड। ठीक है, कहाँ जनरेट हो रहा है इससे मतलब नहीं है, ये आपको पढ़ा रखा गया था कि जो नेशनल इनकम है ये क्या होता है? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम बच्चा क्या होता है? फैक्टर सर्विस जब प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड सेक्टर, किसको? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, प्रोड्यूसर सेक्टर को, तो उसके रिटर्न में जो इनकम आता है उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। ये फैक्टर इनकम नॉर्मल रेसिडेंट क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है, वो देश के अंदर कर रहा हो, देश के बाहर कर रहा हो, उससे मतलब नहीं है। बस नॉर्मल रेसिडेंट उसको जनरेट कर रहा है, इससे मतलब किसको? फैक्टर इनकम को। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डोमेस्टिक इनकम, जिसको हम लोग एनडीपीएफसी बोलते हैं। अब ये एनडीपीएफसी क्या है सर? ये कुछ नया चीज़ है, बवाल है, ये यही एग्रीगेट है जो हम लोग पढ़ने जाएंगे। फिलहाल एनडीपीएफसी को छोड़ दो। डोमेस्टिक इनकम क्या, पहले ये समझो। डोमेस्टिक इनकम क्या है? डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, सेम चीज़ है, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। वो फैक्टर इनकम जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही क्या किया गया, जनरेट किया गया। अब ये डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या? तो डोमेस्टिक टेरिटरी को हम लोग समझते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप। देखो, ये इंडिया का मैप दिख रहा है आपको बच्चों। जनरली लोग, पब्लिक, आम आदमी, हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो इंडियन मैप दिख रहा है यही हमारा टेरिटरी है, जियोग्राफिकल टेरिटरी, पॉलिटिकल टेरिटरी, इसी को हम मान लेते हैं अपना डोमेस्टिक टेरिटरी। लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी का जो कंसेप्ट है ना, वो इससे बियॉन्ड है। बियॉन्ड ये है कि ये जो समुद्र आपको दिख रहा है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, इस पर भी कुछ हिस्सा इंडिया का है और कुछ हिस्सा इधर पाकिस्तान का है, कुछ हिस्सा इधर श्रीलंका का है, कुछ इधर बांग्लादेश का है। आपने सुना होगा कि हमारे मछुआरे गए, सीमा पार कर दिए, वहाँ से चाइना वाले, पाकिस्तानी वाले कोस्टल गार्ड्स पकड़ लिए, या श्रीलंकन कोस्टल गार्ड्स उनको अरेस्ट कर लिए। ये सब न्यूज़ आपने कई बार सुना होगा। तो आपको ये नहीं लगता कि ये कोस्टल गार्ड समुद्र में कैसा सीमा? भैया समुद्र में भी सीमा है, कुछ एरिया समुद्र के इंडिया के पास है, कुछ पाकिस्तान के पास, कुछ श्रीलंका के पास, कुछ एक दायरा होता है जहाँ तक वो हम लोग काम कर सकते हैं उस समुद्र में, तो वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आता है। तो कॉमन लैंग्वेज की बात अगर की जाए तो कॉमन लैंग्वेज में क्या है? कॉमन लैंग्वेज की बात की जाए तो डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है कंट्री का? ये है पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ ए नेशन। पॉलिटिकल टेरिटरी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? पॉलिटिकल टेरिटरी को हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी, एक कॉमन लैंग्वेज में। लेकिन जब बात करते हैं इकोनॉमिक्स में इसकी कॉन्सेप्ट बहुत वाइडर है, बहुत ही ज़्यादा वाइडर है। खाली इस देश के अंदर के एरिया को हम डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं बोलेंगे, इस देश के बाहर की चीज़ों को ही बोलेंगे। जैसे मान लो चाइना में एक इंडियन एम्बेसी है, क्या है? इंडियन एम्बेसी, ठीक है, दूतावास। अब ये इंडियन एम्बेसी इंडिया का है, यहाँ डिप्लोमेट्स इंडियन के है कि नहीं है? तो यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स है वो इंडियन के। ये जो इंडियन एम्बेसी चाइना में ना, ये भी इंडिया का ही डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा, और इसके बारे आपको मैं पढ़ा रखा था। और नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में तो आपको पता ही था। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? जो एक साल से ज़्यादा एक्सिट कर दे किसी कंट्री में रहना, और दूसरा चीज़ 2 कंडीशन फुल भी करना चाहिए, ये 1 साल या 1 साल से ज़्यादा रहना चाहिए किसी देश में, और दूसरा कंडीशन ये है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसका उसी कंट्री में लाइक करना चाहिए, जैसे कि वही कमा रहा है, वही खा रहा है, वही इन्वेस्ट कर रहा है, वही सेविंग कर रहा है, सब कुछ वही पसंद है, शादी ब्याह भी वही कर लिया, वैसा चीज़। ठीक है, बात सुन रहा? तो अब बात करते हैं ये कॉमन लैंग्वेज में क्या था? पॉलिटिकल टेरिटरी को हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी मानते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय ए गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है विद इन विच पर्सन गुड्स कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। अब यहाँ किस टेरिटरी की बात हुई? इकोनॉमिक टेरिटरी।
ठीक, इकोनॉमिक टेरिटरी डोमेस्टिक टेरिटरी से कुछ ज़्यादा ही वाइड कंसेप्ट है। फिलहाल हमको ये दिख रहा है ना यहाँ तक कि ये इंडिया है, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी, लेकिन इंडिया के बाहर ये जो समुद्री हिस्से में यहाँ पे भी कई सारे मछुआरे जाते हैं मछली मारने के लिए, इधर भी जाते हैं इधर भी जाते हैं, लेकिन उनके भी एक दायरा है कि उसके आगे नहीं जा सकते। मान लो इसके आगे जाके पाकिस्तानी कोस्टल गार्ड उनको अरेस्ट कर लेंगे, इसके आगे चले गए तो श्रीलंकन। आपने पुष्पराज मूवी तो देखा ही होगा, पुष्पराज में लास्ट मूवी में हुआ क्या, चंदन को जब लेके गए तो वो तो भाग गए श्रीलंकन उसमें बॉर्डर्स में, लेकिन इंडियन का जो वो था पुलिस वाला जो गंजा था वो नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि श्रीलंकन कोस्टल गार्ड्स उनको रोक दिए थे, क्योंकि समुद्र में भी सीमा होती है। बात आप मूवी देखते हो, मूवी को समझा भी करो, यानी समुद्र में भी सीमा होती है। ठीक है बच्चों, अब ये था डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या था बच्चों? डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी आपको समझ में आ गया होगा। फिलहाल एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसमें। सपोज डेट, मान लो ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ऐसा नहीं है स्क्वायर शेप में तो इंडिया होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है। फिलहाल ये मान लो इंडिया है, ठीक है, ये अपना इंडिया है। इंडिया में एक बंदा है जिसका नाम अरुण है, जो इंडिया में पैदा हुआ, इंडिया में रिसाइड कर रहा है, और या मान लो कि इंडिया का एक नॉर्मल रेसिडेंट है। अरुण जो है इंडिया का क्या है? एक नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट तो आपको पता ही क्या होता है, जो 1 साल या 1 साल से ज़्यादा एक देश में रह रहा हो, उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाइक कर रही हो, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अरुण यहाँ है, अरुण इस इंडिया के अंदर अपने देश के अंदर 200 रुपया कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 200 रुपया। अब मान लो चाइना से एक आदमी आया, मिस्टर वांग आए और वो यहाँ 100 रुपया कमाए। कितना रुपया कमाए? 100 रुपया। कितना रुपया कमाए? 100 रुपया। तो एक देश के अंदर कितनी आमदनी हो रही है? 200 तो हमारा ही नागरिक कमा रहा है, और 100 रुपया मिस्टर वांग जो इंडिया में आया, और इंडिया में अभी आते ही उसको कितने महीने हुए? 5 महीने हुए हैं। कितने महीने हुए? 5 महीने। मतलब मिस्टर वांग इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, वो नॉन रेसिडेंट है। क्या बच्चा? वो अभी नॉन रेसिडेंट है, ठीक है, अभी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो 5 महीना ही हुआ उसको इंडिया में रहते हुए। तो ये बताओ डोमेस्टिक इनकम यहाँ इंडिया का कितना हो गया? बताओ डोमेस्टिक इनकम कितना हुआ बच्चा? अरुण ने कमाया कितना? 200। मिस्टर वांग ने कितना कमाया? 100 रुपया। यानी टोटल 300 रुपया की इनकम हो गई, जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। बात समझ में आ गया? डोमेस्टिक इनकम मतलब समझ में आ गया, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की गई इनकम है, फैक्टर इनकम, नो मैटर कि वो कौन अर्न कर रहा है, इससे मैटर नहीं है। वो नॉर्मल रेसिडेंट भी हो सकता है, ठीक है, वो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है। बात समझ में? लेकिन बस बात यह है कि देश के अंदर कमाई गई वाली जितनी भी इनकम है वो डोमेस्टिक इनकम है। अब इसमें वो बाहर का भी हो सकता है और अंदर का भी आदमी हो सकता है। तो टोटल इनकम कितनी होगी डोमेस्टिक इनकम? 100, 200 प्लस 100 कितना हो गया? 300 रुपया। बात समझ में आ गया? अब यहाँ बात करते हैं, एक बंदा इंडिया का चला गया दुबई। कहाँ गया? दुबई। दुबई कमाने गया, उसका नाम था आशुतोष। ठीक, मेरे बहुत खास मित्र का नाम आशुतोष है, इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ, आशुतोष। आशुतोष दुबई गया और वहाँ वो 120 रुपया कमा रहा है। और आशुतोष गए हुए 3 महीने हुए। अभी कितने महीने हुआ? 3 महीने, मतलब 3 महीना गया हुआ अभी हुआ, ठीक, 3 महीने हुआ उसको गए हुए, और 3 महीने में आशुतोष कितना रुपया कमा रहा है? 120 रुपया कमा रहा है दुबई में। अब ये बताओ आशुतोष कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट है? आशुतोष कहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट है? इंडिया का कि दुबई का? आशुतोष नॉर्मल रेसिडेंट कहाँ का है? इंडिया का, क्योंकि वो जो 1 साल का कंडीशन होता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, वो फुलफिल नहीं कर रहा। अभी तो 3 ही महीना हुआ उसको। कितना महीना हुआ? 3 महीना। तो आशुतोष अपने देश में कितना रुपया भेज रहा है? 120। हमारे देश से बाहर कितना रुपया जा रहा है? 100 रुपया। यानी कुल बच कितना रहा हमारे पास? 20 रुपया। बात समझ आया? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब फिलहाल नेशनल इनकम देख लो कि नेशनल इनकम कितना हो रहा। नेशनल इनकम का डेफिनेशन क्या था और डोमेस्टिक इनकम का डेफिनेशन क्या था? डोमेस्टिक इनकम ये कह रहा था सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। एक टेरिटरी के अंदर जो टोटल फैक्टर इनकम कमा रहे हो कौन जनरेट कर? हु जनरेट इट? नॉर्मल रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। ये एक नॉर्मल रेसिडेंट था, नॉर्मल रेसिडेंट था, और ये एक नॉन रेसिडेंट था। दोनों मिला के जो कमा रहे हैं देश के अंदर, इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम, जो कि होगी आपका 300। लेकिन बात करते हैं नेशनल इनकम की। नेशनल इनकम ये कहता है उसी फैक्टर इनकम को हम ऐड करेंगे, सम करेंगे, टोटल करेंगे, जो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट ने अर्न किया। कौन?
नॉर्मल रेसिडेंट ने अर्न किया है, नॉर्मल रेसिडेंट ने अर्न किया है, वो देश के अंदर हो या देश के बाहर, उससे मतलब नहीं है। तो अब यहाँ बताओ, आशुतोष भी आपका नॉर्मल रेसिडेंट है कि नहीं, और ये अरुण भी आपका नॉर्मल रेसिडेंट है, यानी आपने कितना कमा लिया, 200 प्लस 120, कितना हो गया बच्चा, 320। डोमेस्टिक इनकम कितना दिख रहा है आपको, 300। नेशनल इनकम कितना दिख रहा है आपको, 320। कितने रुपए का डिफरेंस दिख रहा है आपको, 20 रुपये का। डिफरेंस कितने का दिख रहा है, देखो डिफरेंस आपको दिख रहा होगा 20 रुपये का, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये समझ में आएगा 300 कैसे आया, 300 कैसे आया, अरुण का इनकम जो ऐड कर दिया, और किसका, मिस्टर वांग का। मिस्टर वांग कौन थे, चाइना से आए थे, उनको 5 महीना हुआ था इंडिया में रहे हुए, तो 5 महीना हुआ तो वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो नहीं है, वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ चाइना ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन कहा गया डोमेस्टिक इनकम में कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी अर्न किया गया विद इन अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड यहाँ लिखा हुआ नहीं है, हाँ अकाउंटिंग पीरियड ही होता है, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, अकाउंटेंसी में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ क्या है, 200 प्लस 100, 300 रुपये जो जनरेट किया गया, बात समझ में आ गया। अब डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 20 रुपये। डोमेस्टिक इनकम है 300, नेशनल इनकम है 320, डिफरेंस कितने का, 20 का। अब एक चीज़ बात समझो, यहाँ पर अपने देश में बाहर से कितना पैसा आया, बाहर से आया सर जी 120 रुपया आया। इस आशुतोष को हमने भेजा था बाहर कमाने के लिए, तो वो 120 रुपया कमा के देश में भेज रहा है। कितना रुपया आया, 120। हमारे देश से बाहर कितना पैसा गया, जो वांग आए थे चाइना से कमाने के लिए, वो 100 रुपया कमाए, तो यानी 100 रुपया देश के बाहर चला गया, आया 120, गया 100, यानी देश में बचा कितना, 20। डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 20, तो 20 डिफरेंस दिख रहा। अब देखो इनको हम बोलते क्या है, एक्चुअली हमको टर्म समझाना था, और टर्म आपको डायरेक्टली समझा तो शायद आप लोग को समझने में दिक्कत होती, इसलिए इतना माथापच्ची करना पड़ रहा है, ठीक। अब टर्म क्या है, देखो ये है, देखो इसको हम बोलते हैं फीफा, फीफा वर्ल्ड कप, ठीक। इसको हम बोलते हैं फीता, फीता तो जानते ही हो। और ये है मेरा NFIA, नफिया, ठीक। अब देखो फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फीटा का मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रोड। ये है आपका नेट फैक्टर फ्रॉम, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये टर्म आपको समझाना था, ये 3 टर्म। क्या समझ में आया आपको, फीफा यानी जो बाहर से पैसा आ रहा है देश में, कितना पैसा आया, 120। फीटा यानी जो हम अपना पैसा हम किसी फॉरेनर को पेमेंट कर रहे हैं, कितना, 100 रुपया, बचा कितना, 20 रुपया। इसको हम बोलते हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी नेट फैक्टर इनकम कितना हम लोग जनरेट कर लिए, 20 रुपया। कितना रुपया, 20 रुपया। अब कहानी समझिए, कहानी समझिए। अब बताइए डोमेस्टिक इनकम गिवन है, मान लो आपको निकालना है नेशनल इनकम। क्या निकालना है, नेशनल इनकम, ठीक है, इनकम नहीं लिख रहा हूँ। अब यहाँ बताओ डोमेस्टिक इनकम, सॉरी डोमेस्टिक इनकम निकालना है आपको, गिवन है क्या, नेशनल इनकम। अब क्या करेंगे कि नेशनल इनकम से डोमेस्टिक में आ जाए। पहले एक काम करते हैं, पहले नेशनल निकालते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। पहले नेशनल निकालते हैं और हमको गिवन है डोमेस्टिक। इसी एग्जांपल से ले लो, डोमेस्टिक कितना गिवन है आपको, 200 गिवन है, चलिए 200 गिवन है। अब डोमेस्टिक से नेशनल जाने में आपने क्या करेंगे, NFIA का, NFIA को ऐड करेंगे, NFIA को ऐड करेंगे। कितना रुपया, 20 रुपया। कितना रुपया, 20 रुपया। डोमेस्टिक कितना था, सॉरी 300 था, ठीक, 300, ये हो गया 320। नेशनल इनकम कितना आ गया आपका, 320। और वही आपको डोमेस्टिक निकालना होता और आपके पास नेशनल गिवन होता, तो नेशनल में से क्या करते, NFIA को माइनस करते। तो NFIA कितना, नेशनल कितना आपके पास, 320, और NFIA कितना है, 20, यानी डोमेस्टिक इनकम कितना हो गया, 300। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया, बात समझ में आया। फिर से समझिएगा, फिर थोड़ा सा टफ है, समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। देश के अंदर तो हमने कितना रुपया कमाया था, देश के अंदर हमने कितना रुपया कमाया था, 300 रुपया। देश के अंदर हमने कमाया है
300 रुपये, जिसको हम बोल दिए डोमेस्टिक इनकम। यही एग्जाम्पल था। और नॉर्मल रेसिडेंट कमाए थे हम लोग के इंडिया में, इंडिया के बाहर, उसको हम बोल दिए नेशनल इनकम। अब बताओ, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल का सफ़र तय करना है, कितने का डिफरेंस आ रहा है? इसमें हमने कितना रुपया ऐड किया? 20 रुपये ऐड किया कि नहीं किया? 300 से 320 हो रहा है। ये 20 रुपये आया कहाँ से? फॉर्मूला ये था NFIA इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। फीफा यानी जो पैसा हमारा आदमी बाहर जाके कमा रहा है और वो कमा के देश से भेज रहा है। कितना रुपया भेजा उसने? 120 रुपया। फीटा यानी जो हमारे देश में बाहर का आदमी कमा रहा है वो यहाँ से पैसा लेके जा रहा है। आया 120, गया 100, बचा कितना? 20। बचा कितना? 20। तो डोमेस्टिक से नेशनल जब भी जाना होगा तो NFIA को हम लोग ऐड करेंगे। क्या करेंगे? NFIA को ऐड करेंगे। बात समझ में आ गया? और नेशनल से हमको डोमेस्टिक जब भी जाना होगा NFIA को हम माइनस करेंगे। क्लियर है? फिर से देख लो, डोमेस्टिक से जाना है हमको कहाँ बच्चा? डोमेस्टिक से निकालना है हमको नेशनल। डोमेस्टिक से निकालना नेशनल, तो डोमेस्टिक में क्या करेंगे? NFIA को ऐड करेंगे। डोमेस्टिक आपका कितना था? 300। NFIA कितना है? 20। नेशनल कितना हो गया? 320। आ रहा है 320? आ रहा है कि नहीं आ रहा? और वही अगर नेशनल से चाहिए हमको डोमेस्टिक, नेशनल से चाहिए हमको डोमेस्टिक, तो नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस NFIA। ठीक, तो नेशनल कितना था? 320। NFIA कितना है? 20। डोमेस्टिक कितना हो गया? 300। है दोस्त 300। बात समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई दिक्कत? आई होप यहाँ समझ में आ गया होगा। डोमेस्टिक टेरिटरी भी समझ में आ गया होगा, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम आपको समझ में आ गया होगा। अब कमेंट करके बताइएगा कि डोमेस्टिक इनकम में कौन से रेसिडेंट की इनकम को ऐड किया जाता है जो देश के अंदर कमाए जा रहे हैं? क्या नॉर्मल रेसिडेंट, क्या नॉन रेसिडेंट, क्या दोनों का? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और नेशनल इनकम की अगर बात की जाए, नेशनल इनकम में किसका सम टोटल फैक्टर इनकम को किया जाता है? नॉन रेसिडेंट का या नॉर्मल रेसिडेंट का? और नॉर्मल रेसिडेंट देश के अंदर, देश के बाहर, किसका? ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। चलिए अब एक और चीज समझ लो, डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों ही सेम है, दोनों अलग नहीं है। दोनों को अलग बिल्कुल मत मानिएगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन हमने किया उसी को तो हम सेल आउट करेंगे, उसी से हम इनकम जनरेट करेंगे। तो दोनों अलग कैसे हो सकता है बच्चों? डोमेस्टिक इनकम ही मेरा डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। डोमेस्टिक इनकम को हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दोनों आइडेंटिकल, दोनों सेम चीज है। अब जैसे फॉर्मूला अभी फिलहाल पढ़े थे हम लोग, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इक्वल टू नेशनल इनकम, ये अभी भी पढ़ा था आपने। ठीक, अब डोमेस्टिक इनकम की जगह लगा दो डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम की जगह हो गया नेशनल प्रोडक्ट। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी इनकम प्रोडक्ट, ये मत सोचना कि इनकम अलग चीज़ है प्रोडक्ट अलग चीज़। भाई इसका मैं प्रोडक्शन किया हूँ तो ये बिकेगा, ये प्रोडक्शन हुआ है तो ये बिकेगा भी। प्रोडक्ट और इनकम दोनों ही सेम चीज़ है, दोनों बोथ आर आइडेंटिकल। अब बात करते हैं कुछ कंपोनेंट्स की, कि क्या क्या कंपोनेंट आ सकता है डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन है ना। बहुत लोगों को लगता है बस वो इंडिया मैप के अंदर का जो पोर्शन है जहां हम फ्रीली गुड्स को, कैपिटल को, पब्लिक को ले जा सकते हैं। मान लो आंध्र प्रदेश में हूँ, यूपी में मुझे जाना है, मैं फिजिली जा सकते, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मैं रेलवे से अपनी गाड़ी उठाया, पैदल चल दिया, जैसा मन किया मैं वैसा जा गया। लेकिन क्या मैं पाकिस्तान जा पाऊँगा? क्या मैं चाइना जा पाऊँगा? फ्रीली नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि वो मेरा डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी वो नहीं है। ठीक है, अभी एक नया वेब सीरीज आया था, आपने देखा होगा, सर जमीन। ठीक, बहुत मूवीज़ का नाम मैं बहुत लेता हूँ ताकि मूवीज़ में मैं देखता ही बहुत हूँ। तो अभी हाल ही में आया हुआ डिज्नी हॉटस्टार में, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रमोशन तो मुझे दिए नहीं है। उसमें क्या है, एक इंडियन एम्बेसी में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आए। ठीक, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने इंडियन एम्बेसी में डायरेक्ट नहीं एंटर किए, वो उसके एक पीए गए, पूछे कि क्या हमारे वजीर आलम प्रेसिडेंट साहब आपके हिंदुस्तान में कदम रख सकते हैं क्या? ये मूवी में देखिएगा, यही लाइन बोला गया, क्या आपके हिंदुस्तान में कदम रख सकते हैं क्या? पहली बात, हिंदुस्तान था नहीं, वो तो पाकिस्तानी है ना। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंडियन एम्बेसी, जो भी एरिया इंडियन एम्बेसी का है, वो इंडियन एम्बेसी में इंडियन फ्रीली जा सकता है, आ सकता है, लेकिन पाकिस्तानी वहाँ नहीं जा सकते हैं। बात समझ में आ गया? इंडियन एम्बेसी इंडिया का कहीं भी हो, किसी भी कोने हो, वो इंडिया का ही डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। बात समझा? वो पाकिस्तान का डोमेस्टिक टेरिटरी, नेपाल का या चाइना का डोमेस्टिक टेरिटरी
नहीं कहलाएगा। वो पाकिस्तान के लिए एक हिंदुस्तानी, मान लो इंडिया में पाकिस्तान की एम्बेसी है, चाइना की एम्बेसी है, नेपाल की एम्बेसी, चले जाओ तुम घुस नहीं पाओगे अंदर तुरंत, फ्रीली तुम मूव नहीं कर सकते उसमें। दिल्ली में है, जाओ, कैपिटल सिटीज़ पे ही एम्बेसीज होते हैं। वैसे कंपोनेंट्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी की बात की जाए, टेरिटरी लाइंग विद इन द पॉलिटिकल फ्रंटायर इंक्लूडिंग टेरिटल वाटर्स ऑफ ए कंट्री। वाटर्स की बात किया था अभी मैप दिखाया था, ये वाटर्स में इसी की बात वो कर रहा है। जो यहाँ हम लोग की एरियाज है ना, इसको भी हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट करते हैं बच्चा। क्लियर? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट, यानी जो शिप्स है, जो एयरक्राफ्ट है, जो रेसिडेंट, हमारे रेसिडेंट ऑपरेट कर रहे हैं। और शिप और एयरक्राफ्ट तो जरूरी नहीं है कि ना एक ही जगह रहेगा, यहाँ से कनाडा चला गया, यहाँ से चाइना चला गया, यहाँ से रसिया चला गया, मलेशिया चला गया, कहीं भी जा सकता है, जाकार्ता चला गया कि नहीं गया। अब बताओ रसिया में है तो क्या हमारा नहीं, वो हमारा ही डोमेस्टिक टेरिटरी। वो कनाडा में रहे, चाइना में रहे, जापान में रहे, कहीं रहे, वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी है। किसी भी वाटर में रहे, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट का है, हमारे रेसिडेंट का है, तो वो हमारा ही डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। ठीक है? फिशिंग वेसल, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट। ठीक है? फिशिंग वेसल्स वगैरह देखो, ये मछुआरे लोग, आपने मूवीज में भी देखा होगा, मछुआरे मछली मारते मारते दूसरे के टेरिटरी में चले जाते, वापस चले गए जेल, श्रीलंकन जेल में, पर पता चला पाकिस्तानी जेल में। वो लोग बोले नहीं ये स्पाई है, हम बोले नहीं ये मछली वाले। आपने ऐसा न्यूज़ देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है? ये बताइए, मछुआरे नदी में, जो नदी नहीं समुद्र में जो मछली मारते हैं, ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरीज में आते हैं। और ऐसे आपने कई सारे रिग्स देखे होंगे समुद्र के अंदर, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं, वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही आता है। और खासकर ये रिग्स केमिकल वगैरह को या एक्सप्लोजन्स को ठंडा करने के लिए रखने जाता है, कई सारे रीजन। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म वगैरह, पनडुब्बी वगैरह, वो हमारा है, वो वाटर में है, वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का कहलाएगा। बात समझ में आया? अब देखो, एम्बेसीज, कंसल्टेंट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कंट्री लोकेटेड एब्रोड। हमारे यहाँ का कोई आर्मी चला गया, युद्ध अभ्यास, आपने न्यूज़ में सुना होगा, युद्ध अभ्यास हो रहा है रशिया इंडिया के बीच में, युद्ध अभ्यास। भैया इंडियन आर्मी गया वहाँ पे, क्या वो रशिया का हो गया? ना, वो हमारे ही देश का है और हमारे देश का ही नागरिक रहेगा। ठीक, मतलब नॉर्मल रेसिडेंट रहेगा। और बहुत साल तक आपने देखा था कि अफगानिस्तान में अमेरिकन आर्मी थी, बहुत साल तक, कुछ तो ऐसे था कि कई सालों तक रह गए। तो ये बताओ क्या वो अफगानिस्तान के नॉर्मल रेसिडेंट हो गए? ना, वो आप अमेरिका के ही नॉर्मल रेसिडेंट थे। तो इकोनॉमिक्स में भी ना कुछ रूल्स ऑफ थम्स होता है, कुछ रूल्स ऑफ थम होते हैं जो ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि आपको 1 साल रहना ही पड़ेगा और इकोनॉमिक इंटरेस्ट सबकी वहाँ लाई करो। मान लो यहाँ से एक डिप्लोमेट गया चाइना में, और चाइना में वो 10 साल काम कर रहा है, डिप्लोमेट है। ठीक, कहाँ काम कर रहा है? इंडियन एम्बेसी में, इंडिया के लोगों ने भेजा, इंडिया के लिए काम कर रहा है, भले वो चाइना में है, लेकिन उसको हम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही कहेंगे, उसको हम चाइना का रेसिडेंट नहीं कहेंगे। याद रखिएगा, कुछ सर्टेन रूल्स ऑफ थंब भी है जो ये कहता है ब्यूरोक्रेट्स को, डिप्लोमेट्स को, आप वो कितने भी साल तुम रह जाओ किसी देश में, वो इंडिया का ही नॉर्मल रेसिडेंट होगा। नॉट ओनली इंडिया, वो भी जिस भी कंट्री का होगा, जिस भी अदर कंट्री में जा रहा है उस कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट होगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है? जैसे ये एग्जांपल दिया था ना आपको, ये नेपाल की एम्बेसी है इंडिया में, तो ये बताइए यहाँ कुछ नेपाली तो होंगे, कंफर्म है। तो वो नेपाली अगर 5 साल, 10 साल, 1 साल, कितना भी साल रहा है, उससे क्या मतलब? भैया वो नेपाल से आए हैं, वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, वहाँ के डिप्लोमेट्स हैं, वो चले जाएंगे, वो नेपाल के ही नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। और जो ये इंडियन एम्बेसी है काठमांडू में सिचुएटेड, तो यहाँ इंडियन डिप्लोमेट्स गए हैं, और ये इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है, और ये नेपाल का डोमेस्टिक टेरिटरी है। ये भले इंडिया में क्यों ना हो, इंडिया में है ये नेपाली एम्बेसी, लेकिन फिर भी ये नेपाल का डोमेस्टिक टेरिटरी है, और ये इंडियन एम्बेसी है काठमांडू में, तो ये इंडियन का डोमेस्टिक टेरिटरी है। और यहाँ जो भी एम्प्लॉई, जो भी डिप्लोमेट्स इंडिया से गए हुए हैं, वो यहाँ के इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट है, और जो यहाँ नेपाली वर्क कर रहा है वो नेपाल के नॉर्मल रेसिडेंट है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? चलो बच्चों, कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं फटाफट इन सवालों का जवाब दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी? कौन कौन से डोमेस्टिक टेरिटरी है? देखो, ए फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, फ्रेंच की कंपनी इंडिया में, क्या डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा? बिल्कुल आएगा। बताए थे डोमेस्टिक इनकम में हम नॉर्मल रेसिडेंट का भी काउंट करते हैं इनकम, और नॉन रेसिडेंट का भी करते हैं, तो ये आएगा। ठीक, ब्रांच ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया, अब भैया आएगा, बिल्कुल आएगा। एक कंपनी इन इंडिया ऑन बाय ए चाइनीज, कंपनी है इंडिया में जो चाइनीज ओन कर रहा है, उससे क्या मतलब? अभी तो मिस्टर वांग का एग्जांपल दिया था, चाइना का था बेचारा वो भी,
ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑफिस है कहाँ पे? यूएसए में। भैया यूएसए में, डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। ठीक। टाटा रेंटेड, टाटा ने रेंट किया इट्स बिल्डिंग रेंट किया टू माइक्रोसॉफ्ट, किसको? माइक्रोसॉफ्ट को, इन न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में किया, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में तो नहीं किया, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, फॉरेन बैंक बाहर की बैंक, फेडरल बैंक, ठीक है, बहुत सारी बैंक है जो बाहर की, वो इंडिया में है, भैया इंडिया में है डोमेस्टिक इनकम, सॉरी डोमेस्टिक टेरिटरी। ब्रांच ऑफ पंजाब नेशनल बैंक इन चाइना, पीएनबी बैंक चाइना में है, ऐसा पॉसिबल तो नहीं लग रहा, पता नहीं है कि नहीं, ठीक, बुक में था, मैं भी छाप दिया हूँ, तो पीएनबी बैंक चाइना में है। ठीक। अब पीएनबी बैंक चाइना में है तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर है, वो चाइना के टेरिटरी में, ठीक, ये नहीं है, कहीं टिक कर दिए थे। ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इंडिया, ठीक है। इंडियन एम्बेसी इन रसिया, इंडिया का एम्बेसी भैया रसिया में हो, चाइना में हो, कहीं भी हो, ठीक, वो इंडिया का ही डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा। अब एक क्वेश्चन, एन एम्बेसडर इन यूएस एम्बेसी, एम्बेसडर कौन होता है? एम्बेसी का हेड, ठीक, इन इंडिया, एन एम्बेसडर इन यूएस एम्बेसी, एक यूएस एम्बेसी है जो इंडिया में है, यूएस की एम्बेसी जो इंडिया में, उसका एम्बेसडर स्टे इन हिज जॉब फॉर पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर, वो 1 साल से ज़्यादा रह रहा है जॉब में इंडिया में, वुड ही ट्रीटेड एज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यूएस का आदमी है, आदमी छोड़ो, आदमी तो नहीं बोलेंगे उसको, वो एम्बेसडर है, डिप्लोमेट से, यूएस का एम्बेसडर है, ठीक, यूएस एम्बेसी में काम कर रहा है, यूएस एम्बेसी इंडिया में, 1 साल से ज़्यादा काम कर लिया, ठीक, कितना साल? हाँ, 1 साल से ज़्यादा काम कर लिया। क्या वो इंडिया का रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है? बताइएगा। वो इंडिया का नॉन रेसिडेंट होगा, मैंने पहले बता चुका, तेरा सर्टन रूल्स ऑफ थंब, ठीक, डिप्लोमेट्स कितने भी साल रहे वो उसी देश के रेसिडेंट है जिस देश से वो बिलोंग करते हैं। क्लियर? फिलहाल यहाँ आंसर दिया हुआ है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक, यहाँ बताया गया था, हाउएवर देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ थंब इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रेदर देन लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं है, कुछ प्रैक्टिस की वजह से। वन सच रूल ऑफ थंब इज डेट foreign diplomat like ambassador continue to be treated as non-resident even if they exceed, if even their stay exceeds 1 year, वो 1 ईयर से ज़्यादा रह जाए तब भी। बात समझ में आ गया? चलो अब कुछ नया टॉपिक, ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट की बात करते हैं कि ग्रॉस और नेट कंसेप्ट ये कहाँ मेजर होता है। पहली बात, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मेजर करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2 तरीके से मेजर हो सकता है, एक ग्रॉस वैल्यू में, एक नेट वैल्यू में। डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो 2 तरीके से मेजर किया जाता है, एक ग्रॉस एक नेट। इसको बहुत इजीली एग्जांपल में समझते हैं, ग्रॉस एंड नेट, ठीक, ग्रॉस एंड नेट, बहुत आसान टॉपिक सा है, ध्यान से देखिएगा। ग्रॉस एंड नेट, मान लो आपने 1 लाख का एक मशीन खरीदा, कितने का बच्चा? 1 लाख का एक मशीन खरीदा। 1 साल के बाद क्या उस मशीन की वैल्यू 1 लाख रहेगी? पॉसिबल है कि उस मशीन की कीमत 1 लाख रहे, आप बेचने जाओ, बोलोगे भैया 1,20,000 देना, देगा वो? 1 लाख का जब 1 लाख देना देगा वो? बिल्कुल नहीं देगा। बोले उससे हम नया मशीन नहीं खरीदते, बेवकूफ़ है। पक्का है वो मशीन आपको 70,000 80,000 बिकेगा या उसकी वैल्यू घट जाएगी। 1 लाख की मशीन साल के आखिरी में 1 लाख की वैल्यू जनरेट नहीं करने वाला, वो 1 लाख की मशीन जो साल के आखिरी में उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80,000। कितना हो जाएगा बच्चा? 80,000। कुछ रिड्यूस हुआ ना, कुछ घटा ना, कितना घटा, क्या घटा? घटा तो यहाँ डेप्रिसिएशन, क्या घटा? इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्लास 11th में आपने पढ़ा था, वही डेप्रिसिएशन बच्चा, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। गाड़ी खरीदा, 2 साल चलाओ, सेम रेट आपको देख के जाने वाला नहीं है। मशीन, मोबाइल, जितने भी चीज़ हैं, बात समझा, इसमें वैल्यू घटती जाती है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बच्चा? डेप्रिसिएशन। तो यहाँ बात समझ में आ गया। ग्रॉस में अगर आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो किसकी वैल्यू आ जाती है? नेट की। तो ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो ग्रॉस वैल्यू में भी कैलकुलेट हो सकता है, नेट में भी कैलकुलेट हो सकता है। अगर ग्रॉस में कैलकुलेट हो रहा है इसका मतलब वो इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन है, इंक्लूसिव यानी डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, और नेट में हो रहा है इसका मतलब डेप्रिसिएशन हट गया, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो फॉर एग्जाम्पल, ग्रॉस से अब हमको कवर करना है नेट की तरफ, ग्रॉस से नेट की तरफ और नेट से ग्रॉस की तरफ। एरो मार्किंग को थोड़ा सा ध्यान से दिखिएगा। ग्रॉस में हमको जाना, ग्रॉस कितने का था आपका? 1 लाख का था कि नहीं था? पहले पता चल गया। डेप्रिसिएशन नेट कितने का था? 80,000 का।
अब आप ग्रॉस से नेट का सफर तय करेंगे तो डेप्रिसिएशन के साथ क्या खिलवाड़ करेंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे या डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। सिंपल सी बात है सर, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना माइनस किया आपने, 20,000। 1,00,000 में 20,000 माइनस किया तो कितना हो गया आपका, 80,000। क्लियर। और आपको नेट से ग्रॉस में जाना पड़ गया, एरो मार्क को देखिएगा, नेट से ग्रॉस में जाना पड़ गया। अब आप डेप्रिसिएशन के साथ क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे, यानी 20,000 रुपये को हम प्लस करेंगे तो 80 से हम आ जाएंगे 1,00,000 रुपये में। बात समझ में आ गया। ये ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू को डिफरेंस समझ में आ गया। ग्रॉस और नेट के बीच का डिफरेंस को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट में जाना हो, ग्रॉस से नेट में जाना हो तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, नेट आ जाएगा। या नेट से अगर वापस ग्रॉस में आना हो तो नेट में आप डेप्रिसिएशन को क्या कर दो, दोबारा ऐड कर दो, आ जाएगा आपका ग्रॉस वैल्यू। तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो दो तरीके से कैलकुलेट होती है, ग्रॉस से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फिलहाल ये एग्रीगेट्स के नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, एग्रीगेट्स के नाम तो लेने वाला हूँ बच्चा, घबराना मत, आएगा जल्दी आएगा। फिलहाल ये जो बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इसको समझ लेना। ये समझ लोगे तो जो बाद में फॉर्मूलेज बनते हैं ना, उसमें दिक्कत नहीं आएगा। 2 फॉर्मूला तो आपको बता ही चुका हूँ। पहला कौन सा फॉर्मूला, NFIA वाला, डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है, NFIA को क्या करेंगे, ऐड करेंगे माइनस करेंगे, सोच लो। अब यहाँ पे ग्रॉस से नेट में जाना है, डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे माइनस करेंगे, क्या करेंगे सोच लो। ठीक। अब डेप्रिसिएशन के कुछ अलग अलग नाम है, ठीक है। कभी कभी वो डेप्रिसिएशन डायरेक्टली नहीं देता, खासकर बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली तो नहीं देता, ठीक है। मजा आता है उन लोग को, बच्चों को परेशान करने में। तो ये 4 नाम है, याद रखो। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन फिक्स कैपिटल में लगता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक। कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, ये 4 नाम है डेप्रिसिएशन के। बच्चा समझ में आ गया। चलिए अब कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन सीख लो। 2 है, एक आपके लिए होमवर्क देने जा रहा हूं, एक में करके बताना। कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन कैपिटल एसेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। पहला क्या है, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना है, 2,000 करोड़, ठीक। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड लाइफ का मतलब कि वो जो मशीन हम खरीद रहे हैं उसकी भी तो एक लाइफ होती है, गाड़ी आप खरीद रहे हो गाड़ी की तो एक लाइफ होती है, मोबाइल की भी एक लाइफ होती है, सब मशीन ये जितने भी टूल्स हैं सबकी एक अपनी एक सर्टन लाइफ होती है, उतने साल चलेगा। फिलहाल उसकी कीमत थी, उस एसेट की कीमत थी 2,000 करोड़ और उसकी लाइफ जो है वो 20 साल तक की है। और 20 साल के बाद अगर उसको हम कबाड़ में बेचने जाए, 20 साल के बाद उसको अगर कबाड़ में बेचना है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, उसकी वैल्यू 0, मतलब 20 साल उसको के बाद अगर बेचने जाएंगे उसको हम कुछ रुपया हम लोग को रिटर्न में मिलने वाला नहीं है, उसको हम लोग मिलेगा हम लोग को 0 रुपया, यानी स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है कबाड़ वैल्यू। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू, माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स, एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना है, 2,000 करोड़, भाई करोड़ों में। स्क्रैप वैल्यू कितना है भैया, कुछ नहीं मिलने वाला। एस्टिमेटेड लाइफ कितना है, 20 साल जिएगा, ठीक है। यानी डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 0 0 काटो, 2 1 काटो, यानी 100 करोड़। यानी हर साल उस मशीन या उस एसेट पे कितने का डेप्रिसिएशन लग रहा है बच्चा, 100 करोड़ का। यहाँ 100 करोड़ हम लोग कमा नहीं रहे, यहाँ 100 करोड़ का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं सब। ये आपके लिए होमवर्क, ठीक। ये आप होमवर्क करिएगा, होमवर्क करके आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो लास्ट टॉपिक जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ NIT है, ठीक है। NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अरे नीट का एग्जाम तो बायो देते हैं, लेकिन नीट अपने पास है, NIT अपने पास है, देखो नीट उनके पास होने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन NIT किसके पास है बच्चा, अपने पास। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको समझने से पहले समझिए टैक्स। टैक्स होता है कर, यानी किसी भी चीज़ में हम लोग टैक्स लगाते हैं। टैक्स इंडिया में 2 टाइप के होता है, ठीक है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स किसी भी पर्सन पे डायरेक्टली इम्पोज होता है, किस पे, डायरेक्टली किसी भी पर्सन पे इम्पोज होता है, किसी भी पर्सन के इनकम पे इम्पोज होता है। अगर वो पर्सन प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है तो उस पर उसको टैक्स देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसका टैक्स का बर्डन वो शिफ्ट नहीं कर सकता, किसी अदर पर्सन पे नहीं डाल सकता, ठीक। क्लास 11 में आपने GST वगैरह पढ़ा होगा, तो GST जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, ठीक। GST पहले तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे सेल्स टैक्स, वेट टैक्स, ठीक है, एक्साइज, कस्टम, कई सारे टैक्स थे अलग अलग, ठीक। नहीं, सेल्स सर्विस टैक्स, ठीक है। लेकिन GST की बात अगर की जाए तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सीधे गुड्स पे लगता है, सर्विसेज पे लगता है।
गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, ठीक। और इसका टैक्स का बर्डन ना शिफ्ट हो सकता है, शिफ्ट ऐसे हो सकता है जैसे जो खरीदने आ रहा है, मान लो ये जो डिजिटल पैनल है, आपको ये जो इंडक्टिव डिजिटल पैनल दिख रहा है, ये किसी ने कंपनी से खरीदा होगा, उसने उसको टैक्स पे किया होगा, होलसेलर ने, मान लो होलसेलर से रिटेलर ने खरीदा होगा, रिटेलर ने उसको टैक्स पे किया होगा, एट द एंड मैंने खरीदा ये रिटेलर से, तो मैंने टैक्स पे किया। बात समझ में आया? तो टैक्स का बर्डन क्या होता चला गया, शिफ्ट होता चला गया। तो फिलहाल यहाँ जो बात हो रही है वो इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो रही है, जो गुड्स एंड सर्विसेज में लगता है। डायरेक्ट टैक्स की बात हम लोग इस चैप्टर पे या इस टॉपिक में नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो बच्चा, पहले ध्यान से समझना, एक होता है टू सेक्टर इकोनॉमी, जो आपने पढ़ा है। टू सेक्टर इकोनॉमी में दो चीज होते हैं, एक होता है आपका हाउस होल्ड सेक्टर, एक होता है आपका प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर सामान प्रोड्यूस करता है, सामान प्रोड्यूस करके किसको बेचता है, हाउस होल्ड सेक्टर को। पढ़ा था ना आपने, ये फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, ये फैक्टर इनकम प्रोवाइड करता है, फिर ये गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके मतलब ये पेमेंट करता है, ये सब पढ़ा था आपने, ठीक। अब प्रोड्यूसर सेक्टर जब सामान प्रोड्यूस करके बेच रहा है, तो ये सामान 100 रुपये में तैयार हो गया है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, यानी इसकी लागत थी 100 रुपये, बीच में कोई इकोनॉमी नहीं है, तो 100 रुपये में इसको बेच दिया गया, इसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइस। कॉस्ट मतलब जितने बना, मार्केट प्राइस जितने बिक रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत? प्रॉफिट मार्जिन की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करें थ्री सेक्टर इकोनॉमी की, थ्री सेक्टर इकोनॉमी की, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर के बीच में नया मालिक आ गया, गवर्नमेंट सेक्टर। हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर के बीच में एक आदमी आ गया नया, गवर्नमेंट। अब प्रोड्यूसर जब सामान जो 100 रुपये में उसने बनाया था, जिसको हमने माना था क्या, फैक्टर कॉस्ट, कि कितने बना, अब वो बेचने जा रहा है, तो गवर्नमेंट कह रहा है ऐसा है बच्चा, इस सामान को तुम बेचोगे तो हम इस पर 20 रुपये का टैक्स लेंगे। क्या लेंगे? 20 रुपये का टैक्स, यानी इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं बच्चा? इनडायरेक्ट टैक्स। कितने का बोल दिया? 20 रुपये का। फिर कह रहा है कि ऐसा है कि चलो इस नए प्रोजेक्ट में तुम हो तो तुमको 10 रुपये का सब्सिडी दे देते हैं, सब्सिडी दे दिए 10 रुपये का। अल्टीमेटली कितना पे करना पड़ा? 10 रुपया। इसको हम बोलते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NIT किसकी वजह से आ गया? गवर्नमेंट की वजह से। कितना रुपया? 10 रुपया। तो 10 रुपया लग गया NIT, ठीक। अब 100 में 10 रुपये जोड़ेगा तो ये सामान कितने का बिकेगा? 110 में। अब मार्केट प्राइस कितनी होगी? मार्केट प्राइस होगी 110 रुपया फॉर दी हाउस होल्ड। बात समझ में आ गया? सब्सिडी का मतलब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जैसे पहले सिलेंडर वगैरह सब्सिडी में मिलता था ना, तो 300-400 रुपये में मिलता था, सरकार सब्सिडी में वो आपको बेचती थी। बात समझ में आ रहा है? मतलब किसी भी चीज़ का रेट घटा के सरकार फॉर द पब्लिक वेलफेयर, फॉर द सोसाइटी वेलफेयर वो करती है। जैसे कि मान लो आप अगर गौशाला खोलने जाओ, जैसे डेयरी फार्म खोलने जाओ, तो डेयरी फार्म में ये है कि अगर आप 20 लाख का लोन ले रहे हो, फिलहाल इस टाइम है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, कि अगर आप डेयरी फार्म खोलने जाते हो, 20 लाख का लोन लेते हो, तो सरकार कहते हैं ऐसा 20 लाख का तुम लोन ले रहे हो, 10 लाख 50% का सब्सिडी मेरे तरफ से, यानी आपको कितना चुकाना पड़ेगा? 10 लाख रुपये। बात समझ में आ गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बच्चा? कोई दिक्कत नहीं। तो क्लियर हो गया? टॉपिक क्लियर है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। क्लियर हो गया? अब देखो, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना हो, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना हो तो NIT को क्या करेंगे हम? फैक्टर कॉस्ट 100 रुपये का, मार्केट प्राइस 110 रुपये का, तो NIT को भैया हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। NIT कितना? 10 रुपये का प्लस करेंगे। अब मार्केट प्राइस से वापस फैक्टर कॉस्ट में जाना हो तो NIT को हम क्या करेंगे? माइनस 10 रुपया। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब NIT कैसे निकलता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फॉर्मूला ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मान लो अब आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना, मार्केट प्राइस गिवन है, फैक्टर कॉस्ट निकालना, ये निकालना है, ये गिवन है, तो क्या करेंगे? मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए क्या करेंगे? NIT को माइनस करेंगे। NIT को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। NIT को माइनस कर दिया आपने। मार्केट प्राइस कितना है आपके पास? 110। 110 में NIT कितना है? 10। NIT निकला कैसे था? 20 माइनस 10। 20 था आपका इनडायरेक्ट टैक्स, 10 था आपका सब्सिडी, था कि नहीं था? ठीक, यानी कितना आ गया? 110। फैक्टर कॉस्ट आ गया 110। सेम वैसे ही अगर मार्केट प्राइस निकालना हो, फैक्टर कॉस्ट गिवन है,
मार्केट प्राइस निकालना हो, फैक्टर कॉस्ट गिवन है तो फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। फैक्टर कॉस्ट कितने का है, 100 रुपये का, ठीक, और एनआईटी कितने का है, 10 रुपये का, यानी कितना हो गया, 110। मार्केट प्राइस हो गया 110। समझ में आया बच्चा, क्लियर है? आई होप आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट, एग्रीगेट्स ही बता रहा हूँ वैसे तो। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट्स टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं। कितने बच्चे, टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं, ठीक है। इनके 4, इनके 4। डोमेस्टिक प्रोडक्ट डीपी, डीपी लिख लो, डीपी, डीपी। नेशनल प्रोडक्ट एनपी लिख लो, एनपी, एनपी, एनपी। क्लियर? डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो ग्रॉस वैल्यू में भी काउंट किया जा सकता है, नेट वैल्यू में भी किया जा सकता है, ठीक है। ग्रॉस में भी किया जा सकता है, नेट में भी किया जा सकता है। और जो नेशनल प्रोडक्ट है वो ग्रॉस में भी किया जा सकता है, नेट में भी किया जा सकता है, ग्रॉस में भी किया जा सकता है, नेट में भी किया जा सकता है। बस समझ में आ? अब एक फैक्टर कॉस्ट की बात आता है, वो नीचे लिखते हैं हम लोग। फैक्टर कॉस्ट में भी हो सकता है, मार्केट वैल्यू में भी हो सकता है, ठीक है। मार्केट प्राइस में भी हो सकता है, फैक्टर कॉस्ट में भी हो सकता है, मार्केट प्राइस में भी हो सकता है, ठीक। फैक्टर कॉस्ट में भी हो सकता है, मार्केट प्राइस में भी हो सकता है, फैक्टर कॉस्ट में भी हो सकता है, मार्केट प्राइस में भी हो सकता है। तो ये 4 एग्रीगेट्स हैं बच्चों, सॉरी 4 नहीं, 8 एग्रीगेट्स, ठीक है। 4 डोमेस्टिक प्रोडक्ट के और 4 नेशनल प्रोडक्ट के, ये 8 एग्रीगेट है जो आपको पढ़ने हैं। 8 एग्रीगेट के बीच में आपको कन्वर्जन करना है। क्या बच्चा करना, कन्वर्जन। कन्वर्जन मैंने बता रखा था, ठीक। पहले फिर से सुन लो, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो एनएफआईए को क्या करेंगे हम लोग, एनएफआईए को ऐड करेंगे। और नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, एनएफआईए को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। एनएफआईए कैसे निकलता है, एनएफआईए निकलता है सर फीफा माइनस फीटा, बाहर की जो बाहर से आया हुआ इनकम माइनस यहाँ से जो बाहर गया इनकम, ठीक। उसके बाद क्या पढ़े थे हम लोग, ग्रॉस और नेट, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। किसको, डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। और नेट से ग्रॉस में जाना हो तो डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। पढ़े थे, कोई दिक्कत? अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ठीक। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस भी जाना हो तो एनआईटी को ऐड करेंगे। एनआईटी यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स से निकलेगा बच्चा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना हो तो माइनस एनआईटी। बस ये फॉर्मूला याद रखो ना बच्चा, काम सारा हो जाएगा, सारे एग्रीगेट्स के ना कन्वर्जन हो जाएंगे। तो अगले वाले वीडियो में हम लोग कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 8 एग्रीगेट के कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद उनके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो बच्चों कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। नहीं आया होगा तो कोशिश करूंगा समझाने की। अब इससे आसान तरीका मुझे तो नहीं लग रहा, फिलहाल आप कमेंट करके बताइएगा समझ में आया कि नहीं। धन्यवाद।